क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो है क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं पहले। ठीक, बी में क्या है, कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए की लीस्ट वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच द फंक्शन ये जो दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल दिस। ये इंटरवल पे ये फंक्शन इंक्रीज करता है। आपको ये सेटिस्फाई नहीं करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। क्वेश्चन ने बोल दिया है कि ये फंक्शन इंक्रीज करता है तो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका एफ डैश निकाल लेना है। एफ डैश के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी, अगर हमारे पास ये बड़ा ब्रैकेट लगा होता है ए इंटू बी होता है, अगर ए क्रॉस बी हो ए कॉमा बी होता है और बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ए और बी को भी इंक्लूड करना है। अगर यहीं पर सेमी ब्रैकेट होता तो ए और बी होता, तो ए और बी को इंक्लूड नहीं करना होता। फिलहाल के लिए तो हमारे पास जो इंटरवल दिया गया है उसमें वन भी इंक्लूड करना है और टू भी इंक्लूड करना है। ठीक, हिंदी में देख लें क्वेश्चन नंबर बी। ए का मान, ए का वह न्यूनतम मान क्या बताना है, वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल दिस में फलन जो है प्रदत्त फलन वर्धमान है। ठीक है, वर्धमान का मतलब है इंक्रीजिंग फंक्शन है। जो गिवन है उसको लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। फोर्थ का बी पार्ट है। क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो। एफ एक्स गिवन है। क्या है एफ एक्स, एफ एक्स के विषय में बताया जा रहा है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन है। ठीक है, ये हमें गिवन है। इसके बाद जो इंटरवल दिया जा रहा है, इंटरवल 1 और 2 दिया जा रहा है और ये बता दिया गया है फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। जब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमें ये नहीं चेक करना है कि इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। अगर इसने बोल दिया इंक्रीजिंग फंक्शन है तो है। ठीक है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करना है। वो भी क्या, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम याद रखना, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो क्या करना है, जो गिवन फंक्शन है अगर हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए किसी की, तो जो फंक्शन होता है उसको क्या किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है। किसके रिस्पेक्ट में, जो फंक्शन दिया हो जिसके कंडीशन में, एक्स के रिस्पेक्ट। अगर एक्स के साथ दिया है तो एक्स के, टी के साथ दिया है तो टी के साथ, फिलहाल तो एक्स के साथ दिया है। तो क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स, टू एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, और ए एक्स का करेंगे तो ए आ जाएगा, और 1 का करेंगे तो 0 आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म 0 होता है। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस ए बराबर 0। ठीक, क्यों 0 होगी, क्यों, क्योंकि बिकॉज फॉर इंक्रीजिंग फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या लिखोगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमा कंडीशन में क्या होता है, एफ डैश एक्स 0 होता है, इसलिए ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x बराबर क्या आ जाए, 2x बराबर क्या आ जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा प्लस ए। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कब आ सकती है, मिनिमम वैल्यू का मतलब है कि ए जो है हमारा ग्रेटर होना चाहिए किससे, -2x से। ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए -2x से। ये अगर हमको मिनिमम चाहिए तो। ठीक है, इससे कम होगा अगर जितना, क्योंकि जितना भी कम होता जाएगा, एक्स की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी तो ए की वैल्यू इतनी कम होती जाएगी। लेकिन मिनिमम हमको चाहिए, इक्वल भी लगा दे तो ये कम से कम होनी चाहिए। ठीक, जब ये कंडीशन होनी चाहिए तो हमें क्या करना है, अब इसमें एक्स की वैल्यू रखनी है। पहला इंटरवल हमारे पास क्या है, 1, 2 है। ये इंटरवल पे पहले एक्स बराबर क्या रखेंगे, फॉर एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 1 रख दो या 2 रख दो, कोई भी रख दे। फॉर एक्स बराबर 1, 1 के लिए क्या आएगा, ए की वैल्यू हमारे ग्रेटर देन आ जाएगी -2 से। एक्स की जगह जब 1 रख देंगे। एक बात, अब क्या है, फॉर
x बराबर 2, इसके लिए क्या आएगा, a हमारा ग्रेटर आ जाएगा -4 से, -4 से आ जाएगा। ठीक, अगर हम इन दोनों वैल्यू को देखें, इन दोनों वैल्यू में अगर हम मान लेते हैं कि मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है, a की मिनिमम वैल्यू -4 मान लेते हैं। अगर हमने मिनिमम वैल्यू -4 मान ली, मिनिमम वैल्यू -4 मान ली, तो जो हमारे पास 2 है, 2 तो मेरा -4 से ज़्यादा है ना, 2 की वैल्यू -4 से ज़्यादा है। अब हमने इसको अगर मान लिया कि ये होगी मिनिमम वैल्यू, तो -4 तो -2 तो हम कवर ही नहीं कर पाएंगे, जबकि हमें दोनों वैल्यू कवर करना है। इसलिए क्या करोगे, इसलिए क्या है कि ए की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। कैसे -2 आई, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास, जैसे हमने ये बताया, यहाँ पे 0 रख दें, ठीक है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, फिर उसके बाद यहाँ पे -3 और यहाँ पे -4। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं क्या कि हमारे पास जो जो ए की वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये होगी। इसके बाद और भी मिनिमम ले सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम होगा, उसमें ये पार्ट तो इंक्लूड हो ही नहीं पाएगा ना। अगर इसको इंक्लूड करना है तो हमें ये मिनिमम ले लें, तो इसके इस तरफ आ जाएंगे तो काम हो जाएगा। इस वजह से हमने क्या किया, एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, -2 होगी। अगला क्वेश्चन देखो, अब आपसे कह रहा है इसका अवकलन समीकरण को हल कीजिए। ये क्या है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो गिवन है उसको लिखो, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर कौन सी है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। ये क्या है, सी पार्ट है। जो गिवन है, क्या गिवन है, गिवन हमारे पास है dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 1, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू 1, और y हमारा डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 1। ये कंडीशन क्यों दी गई अभी पता चल जाएगा, हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले y को राइट साइड भेज दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से dy निकाल लो, और ये जो हमारे पास y वाला फंक्शन है उसको y वाला 1 माइनस वाई कर दो, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास क्या, dx आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा dx आ गया। अब देखो यहाँ पे इस वजह से ये कंडीशन दी गई थी कि ये मेरा 1 नहीं आना चाहिए। अगर ये हो जाएगा पार्ट, तो ये वाला पार्ट हमारा जो है, ये वाला पार्ट पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। इस वजह से कंडीशन दी गई थी कि y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। कोई कंडीशन दी जाती है तो उसका कोई रीजन होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें तो क्या आएगा, dy डिवाइड बाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू dx। करेंगे, चलो करते हैं। फिर ये क्या आ जाएगा, अगर हमारे पास 1 डिवाइड बाई एक्स होता है तो इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई 1 माइनस वाई, और अगर माइनस दिया होता है तो एक माइनस आ जाता है। ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा, क्या आ जाएगा इक्वल के, यहाँ पर एक्स प्लस सी आ जाएगा, सी कांस्टेंट है यहाँ से। ठीक, तब इसको क्या करो, माइनस को भेज दीजिए, यहाँ से लॉग बेस ई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी। अब ये क्या कर सकते हो, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी कर दो। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, 1 माइनस वाई ऐसे ही लिखो। ठीक, या फिर वाई को इधर भेज देते हैं एक बार और, फिलहाल के लिए इसको ऐसे लिखते हैं 1 माइनस वाई, यहाँ से क्या करोगे, ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर माइनस सी, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर अलग अलग करेंगे तो। अब इसको मान लेते हैं ए, 1 माइनस वाई, क्योंकि कॉन्स्टेंट को हम कुछ भी मान सकते हैं भाई, ई की पावर एक्स इंटू ए। अब यहाँ से क्या करोगे, वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1 माइनस ए इंटू ई की पावर माइनस एक्स। यही हमारा सोल्यूशन है, यही पूछना चाहता था।
साइड में लिख देना कि ए इक्वल टू हमने माना है e की पावर माइनस सी। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, इसमें कह रहा है आपसे एक पासे को एक बार उछाला जाता है, ठीक है, यदि पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है। अपवर्त का मतलब यहाँ पे है कि जो संख्या आएगी वो 3 का मल्टीपल है, को ई, इसको क्या कहा जाएगा, ई कहा जाएगा। और पासे पर प्राप्त सम संख्या क्या कहा जाएगा, एफ कहा जाएगा। तो बताएं कि ई और एफ क्या स्वतंत्र है, यानी इंडिपेंडेंट का केस है ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। ठीक, तो ये हमको देखना है। अ डाई इज थ्रोन वंस, एक बार में थ्रोन मतलब फेंकी गई। इफ ई रिप्रेजेंट द इवेंट द नंबर ऑब्टेन ऑन द डाई इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक, एंड एफ रिप्रेजेंट द इवेंट द नंबर ऑब्टेन ऑन द डाई इज इवन, देन टेल वेदर इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। देखो अगर ये इंडिपेंडेंट का केस है, इंडिपेंडेंट के केस में क्या होता है, इंडिपेंडेंट के केस में ये होता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है, 4 का डी पार्ट है। इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट की पास बात की जाती है तो इसमें की कहानी ये होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से किया जाए, ये बराबर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी ये इंडिपेंडेंट का केस है अगर हमारे पास ये कहानी आती है तो। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, गिवन है। क्या गिवन है, इसने ये बताया कि जो इवेंट हमारा फिलहाल के लिए फार्मूला है, लेकिन हमारे पास ये फार्मूले में क्या करना है, क्योंकि ई के विषय में बताया जा रहा है कि ई इवेंट जो है, ई इवेंट क्या है, 3 का मल्टीपल है। अब एक डाइस को हम फेंकेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस क्या आएंगे, सबसे पहले टोटल सैंपल स्पेस, वन डाई के लिए, वन डाई के लिए क्या कहानी है, टोटल सैंपल स्पेस। ठीक है, क्योंकि एक डाई को थ्रो किया जा रहा है, तो इसमें टोटल सैंपल स्पेस क्या है, टोटल सैंपल स्पेस का मतलब है कि क्या क्या आ सकता है। टोटल सैंपल स्पेस, सैंपल सॉरी टोटल सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस क्या आएगा, एस से लिखा जाएगा। इसमें ये होता है जो जो आ सकता है, यानी एक डाई को फेंकोगे, यानी एक पासे को फेंकेंगे तो 1 भी आ सकता है, ठीक है, 2 भी आ सकता है, ठीक है, 3 भी आ सकता है, ठीक है, 4 भी आ सकता है, ठीक है, 5 भी आ सकता है, ठीक है, 6 भी आ सकता है, ठीक है, 7 भी आ सकता है, गलत है, नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी ये 6 पॉसिबिलिटी हैं, किसी भी एक डाई को अगर एक बार फेंका जाएगा तो इन 6 में से कोई एक चीज आ सकती है। अब इसके बाद जैसा इसने बोला है इवेंट ई के विषय में बताया है, ई क्या है, ई इवेंट जो है वो 3 का मल्टीपल है। इसने बोला है कि ई इवेंट जो है हमारा, ई इवेंट 3 का मल्टीपल है। क्या है, इफ ई रिप्रेजेंट द इवेंट द नंबर ऑब्टेन ऑन द डाई इज मल्टीपल ऑफ 3, क्या है, 3 का मल्टीपल है। अब 3 का मल्टीपल क्या क्या है, इसमें देख लो सैंपल स्पेस में, 3 का मल्टीपल हमारा 3 खुद है एक बार, फिर 3 का मल्टीपल 6 है। इसके अलावा इन दोनों में से कोई और है जो 3 का मल्टीपल हो, कोई नहीं है। यानी यहाँ पर 3 और 2 दो केस आ गए एक। ठीक, अब इसके बाद बात आती है कि इवेंट एफ के विषय में, इवेंट एफ के विषय में बताया जा रहा है, ये जो एफ है ये रिप्रेजेंट करता है इवन नंबर। क्या रखता है, इवन नंबर, ये जो इवन नंबर है इसको बताता है। तो यानी एफ को लिख दो यहाँ पे, और ये क्या बताएगा, इवन नंबर। इवन नंबर बता रहा है, इसका मतलब क्या है, इवन नंबर इसमें क्या हो सकता है, इवन नंबर इसमें 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 भी हो सकता है। यानी ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 भी हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकते हैं। यानी इवेंट ई में जो है 2 इवेंट होंगे और इवेंट एफ में 3 होंगे। अब इसके बाद अब देखा जाए दोनों का इंटरसेक्शन, अगर दोनों का इंटरसेक्शन देखा जाए कि दोनों में क्या कॉमन है, क्या कोई चीज कॉमन है, ई इंटरसेक्शन एफ,
ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें क्या क्या कॉमन है? देखो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 6 होगा ना, क्योंकि 6 हमने बताया था, तो ये हमारा 6 है, इसको हमने गलत लिख दिया धोखे से। ठीक है, ई इवेंट में देखा जाए क्या क्या है, इसमें ये 6 एक है, इसमें भी 6 है, इसके अलावा कोई एलिमेंट है, यानी एक एलिमेंट 6 ऐसा है जो तीनों में कॉमन है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट की क्या होगी, कितने पॉसिबिलिटी हैं, कितने इवेंट है ई में, 2 हैं, 3 और 6, 2 इवेंट है, टोटल कितने सैंपल स्पेस है, एक एस में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, एस लिख दो, ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/3 आएगा, सॉरी ये 1/3 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख दो, यानी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट में कितने इवेंट है, एफ में इवेंट में एफ है, या एफ में कितने, 3, टोटल कितने हैं, 6, कितना आ जाएगा, 1/2। अब इसके बाद इंटरसेक्शन की निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी ई है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास इसमें कॉमन कितना था, एक, यानी एक एलिमेंट कॉमन है, टोटल कितने, 6, तो ये आ जाएगा 1/6। अब केस जो है हमारा इंडिपेंडेंट का है, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उस केस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, अगर ये नहीं सेटिस्फाई होती तो फिर काम नहीं बनेगा। ये क्या है, एफ, सॉरी ई है। ठीक है, साफ लिख दें, थोड़ा सा और साफ लिख देते हैं, ये ई है। चलो अब इसको लिखो, ये वैल्यू कितनी है, 1/3 है, ये कितना है, 1/2 है, ये कितना आ जाएगा, 1/6 पहले ही दिया हुआ था, ये 1/6 बराबर 1/6, इसलिए क्या है, इवेंट आर इंडिपेंडेंट, इसलिए इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ये इवेंट्स इंडिपेंडेंस हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है, जो पहला क्वेश्चन है इसको देखना है। इसमें क्या है, आपसे कह रहा है कि ये जो आपका फंक्शन है क्या है, इक्विवेलेंस है कि नहीं। कहाँ गया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हमारा, ये फंक्शन की रिलेशन पूछ रहा है, ये फंक्शन हमारा इक्विवेलेंस है कि नहीं। देखो अगर फंक्शन हमारा इक्विवेलेंस होता है तो इसके लिए क्या होता है, 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। पहली कंडीशन है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि सिमेट्रिक होना चाहिए, तीसरी कंडीशन है कि ट्रांजिटिव होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन बताना होगा, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हमारा फंक्शन क्या है, इक्विवेलेंस होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर पहला है, इसको देख लो। ये भी क्वेश्चन आता है, 2 नंबर तो इससे मिलते ही हैं, कभी कभी 5 नंबर पे आ जाता है। ठीक, लक की बात है, 2 नंबर पे आता है तो ठीक, 5 में आता है तो भी ठीक है, क्योंकि करना तो तीनों ही स्टेप कर पड़ते हैं। इसको तुल्यता संबंध सेट करना है, बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 4 का ए पार्ट है। क्या गिवन है देख लो, आ रिलेशन आर इज डिफाइंड बाई एन क्रॉस एन का मतलब है नेचुरल नंबर से है। ए और बी, हमारा ए और बी में रिलेशन क्या है, सी और डी में रिलेशन, ए और बी की रिलेशन, सी और डी की रिलेशन, इफ ओनली, ये तभी हो सकता है जब हमारा ए डी बराबर बी सी हो। तो हमें प्रूव करना है कि जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है। ठीक, चलो इक्विवेलेंस के लिए हमको तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहले हमको कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ठीक, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, अगर रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई हो जाएगा तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, सॉरी रिफ्लेक्टिव, कोई भी सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता कि पहले क्या चेक करना, रिफ्लेक्सिव चेक करें फिर सिमेट्रिक फिर ट्रांजिटिव। ठीक, ये हमारे पास इसको चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, जो फंक्शन हमको दिया गया है लेट,
ए कॉमा बी और सी कॉमा डी, इनकी रिलेशन क्या है कि ये सारे नंबर हमारे n क्रॉस n का मतलब है कि ये नेचुरल नंबर पे बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि ए बी जो है, ये दिया है ना, ए बी के लिए जो कंडीशन दी गई है, अगर ये इसके लिए कंडीशन देखेंगे, क्या इसके लिए ए बी सी डी, इसमें बताया जा रहा है ए का डी के साथ मल्टीप्लाई और बी का सी के साथ मल्टीप्लाई बी सी है। तो इसके लिए क्या होगा, इसमें ए का मल्टीप्लाई किसके साथ कर दें, ए का मल्टीप्लाई अगर हम डी के साथ कर दें और बी का मल्टीप्लाई सी के साथ कर दें, तो सबसे पहले हमको लाना होगा क्या, रिफ्लेक्सिव के केस के लिए, रिफ्लेक्सिव के केस के लिए सबसे पहले हमको ये बताना होगा कि यहाँ पर जो है हमारे पास ए कॉमा बी, इनमें रिलेशन वही होनी चाहिए, यही हमारी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, रिलेशन आर, जो कि होनी चाहिए ए कॉमा बी। यानी यहाँ पर सी और डी हटा के हमको ए कॉमा बी में अगर रिलेशन निकाल पाते हैं तभी ठीक है, नहीं तो नहीं। तो इसको जब करेंगे तो उस कंडीशन के हिसाब से ए का मल्टीप्लाई ए से करें, ए का मल्टीप्लाई बी से कर दें, ठीक है, और इस बी का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें, बी का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें, तो ये ए बी आ जाए। कैसे करेंगे, ये जो कंडीशन दी गई है इसमें क्या था, ए का जो पहले वाला था उसको डी से मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ लिखा गया, फिर उसके बाद बी का मल्टीप्लाई सी से किया गया तो यहाँ लिखा गया। वही काम हमने यहाँ पे किया, पहले ए का मल्टीप्लाई इससे किया बी से, फिर बी का मल्टीप्लाई ए से किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ये कंडीशन है मेरी रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव। अब दूसरी कंडीशन चेक करना होगा ट्रांजिटिव की, क्या ट्रांजिटिव है कि नहीं है, अगर ट्रांजिटिव है तो उसको चेक कर लें। दूसरी कंडीशन क्या, या सिमेट्रिक की, जो भी आप करना चाहे कर सकते हो। तो हम पहले सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सिमेट्रिक की चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन चेक करने के लिए इसमें क्या है, सिमेट्रिक में सिमेट्रिक सिमेट्रिक कंडीशन के लिए इसमें देख लो क्या है, अगर फंक्शन हमारा सिमेट्रिक है तो क्या होना चाहिए, लेट करते हैं, फिर से पूरा लिखना ही होता है बार बार इसमें, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये बिलोंग करना चाहिए किसमें, एन क्रॉस एन का मतलब है नेचुरल नंबर पे, सच डैट, ऐसे ही बिलोंग करना चाहिए, सच डैट कि हमारा ए कॉमा बी का रिलेशन है सी कॉमा डी से। ठीक है, तो इसमें फिर वही कंडीशन चेक करनी होगी कि ये जो ए है ये डी के साथ जाना चाहिए, ए का डी के साथ, ये कंडीशन को दी गई है, और बी का सी के साथ। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये हमारा काम बन जाएगा, नहीं होता तो फिर दिक्कत आ जाएगी। जैसे ये हमने चेक कर लिया, अब अगर हम सीक्वेंस चेंज करते हैं, सीक्वेंस चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, सीक्वेंस चेंज करने के बाद अगर हम मान लेते हैं कि ये भी आ जाए हमारे पास क्या, सी बी, ठीक, ये बराबर आ जाए डी ए के, जैसे ऊपर वाला था ना कि यहाँ पर ए बी बराबर बी ए आ रहा था, तो वैसे ही ये क्या हो, अगर इनका सीक्वेंस बदल दिया जाए, सी बी को आगे कर दिया जाए, सी बी आगे कर दिया जाए, डी ए यहाँ पर आगे कर दिया जाए, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर ये हो जाता है तो इसके लिए क्या होगा, सी और डी का रिलेशन है ए और बी के साथ, यानी सी को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, डी को मल्टीप्लाई कर इसके साथ, तो ये हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन हो गई। ये 3 लाइन लिखने के बाद अब चौथी कंडीशन से क्या सेटिस्फाई करा दें, ये हमारा सिमेट्रिक हो गया है। अब ट्रांजिटिव चेक करा देते हैं, ट्रांजिटिव में अगर आ जाता है तो ठीक है। तीसरी कंडीशन ट्रांजिटिव, इसमें इतने ही पॉइंट लिखने हैं और आपको क्वेश्चन के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, लेट करेंगे, फिर वही पहली लाइन तो लिखना ही होगा, लेट ए कॉमा बी का रिलेशन है सी कॉमा डी, इसके बाद ई कॉमा एफ, ये तीनों नंबर हमारे बिलोंग करने चाहिए नेचुरल नंबर एन पे। देखो पहले इन दो में रिलेशन निकालेंगे, फिर इन दो में रिलेशन निकाल दें, अगर ये हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी दिक्कत है। ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा होना चाहिए सच डैट ए कॉमा बी का रिलेशन होना चाहिए सी कॉमा डी से, एंड ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर सी कॉमा डी का रिलेशन होना चाहिए ई इंटू एफ से। अब इसके बाद जो है, इसके बाद हमारा जो है इन सब का रिलेशन होना चाहिए, इसका रिलेशन होना चाहिए इसके साथ। लेकिन फिलहाल इसके लिए लिखोगे तो क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, पहले इसमें क्या कर रहे हैं कि पहले का ये ले रहे हैं, दूसरे का डी ले रहे हैं, फिर इसका ये ले रहे हैं, फिर ये,
यानी इस पहले का ए लेंगे, फिर उसके बाद इसका डी ले लेंगे, दूसरे का डी आ जाएगा, फिर इसका इसका क्या है, इन दोनों में आ जाओगे, इसका पहला क्या लोगे, सी ले लोगे, सी ले लिया, और इसका दूसरा क्या ले लेंगे, एफ ले लेंगे, ये बराबर आ गया। अब इसमें देख लो, इसका बी ले लेंगे और इसका सी ले लेंगे, तो बी सी आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद इसका डी ले लेंगे, इसका ई ले लेंगे, फिर क्या आएगा, डी ई आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हम क्या बताएंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या है, यहाँ से हमारा कुछ कट सकता है, डी हट सकता है, बिल्कुल हट सकता है, और इसके बाद डी हटेगा, बिल्कुल हटेगा, और कुछ हट सकता है, डी के अलावा सी भी हट सकता है, और होगा सी भी हट सकता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर इन दोनों को काटेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखा जाए तो ये डी हटा सकते हैं, इसे काट के दिखाना नहीं, बस अंदाजा लगाना है, यहाँ कर सकता है, इसी से सी हट सकता है। ठीक, तो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पर ए एफ बचा और बी ई बचा, जो रिलेशन हमको चाहिए थी, काम बन गया, ये आ गई रिलेशन, तो इसलिए क्या हुआ, ए और बी का रिलेशन है ई और एफ के साथ, ये ट्रांजिटिव की कंडीशन भी हो गई। तब इसलिए क्या होगा, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए फंक्शन इज इक्विवेलेंस। ठीक है, तो यही इसका सोल्यूशन है। समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये पार्ट कंप्लीट हुआ, अब इसके बाद अगला पार्ट मिलेंगे।